Hey guys, this video is sponsored by केक। दोस्तों, इस केक ऐप पे आप लोग इंस्टॉल करके सिंपली लॉगिन करके आप सब वहां से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो। फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से हजारों लोग वहां पे स्पीक कर रहे हैं, वहां से नॉलेज ले रहे हैं। तो फ्री में नॉलेज मिल रहा है तो छोड़िएगा मत दोस्तों, तुरंत जाइए और केक ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना शुरू कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब पार्ट 2। वर्ब पार्ट 1 अपलोडेड है और वर्ब पार्ट 2 आ गया है दोस्तों। और हम लोग वर्ब पार्ट 2 में एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग अच्छे से सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन को कर लीजिए चूज। एक्सिलरी वर्ब, हम लोग का आज का टॉपिक एक्सिलरी वर्ब है। तो दोस्तों, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? सिंपली वो हेल्पिंग वर्ब का ही एक मोटो होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का ही एक सेकंड पार्ट हाइडर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है हेल्पिंग वर्ब का ही। तो हेल्पिंग वर्ब का हम लोगों ने सीखा था, कोई भी सेंटेंस में अगर जो वर्ब हेल्प करता है, उसको मेड होने में हेल्प करता है, उसको मेकिंग में हेल्प करता है, उसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब पार्ट 1 में हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस किया था, वो भी इंजन के एग्जांपल से। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट वाला इंजन यानी मेन इंजन बंद हो जाए तो जो इंजन हेल्प करेगा गाड़ी को रन करने में यानी एरोप्लेन को उड़ाने में, उसी को हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग इंजन, यानी उसी को हम लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इंजन की जगह पे वर्ब रख लीजिएगा, वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। हम लोगों ने जैसा कि इसको डिफरेंट टर्म में हम लोगों ने सीख लिया था, तो हम लोग डायरेक्ट इसके टाइप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है प्राइमरी एक्सिलरी, सेकंड मॉडल एक्सिलरी और थर्ड मार्जिनल एक्सिलरी। जी हाँ दोस्तों, 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। दोस्तों, ये कोई टाइप वाइप नहीं होते सर, खामा खा का टाइप बना के रखा है सर। मतलब जो एक्सिलरीज थे वो इधर उधर भाग रहे थे, इसलिए उन सबको एक जगह कलेक्ट करने के लिए इन तरह के टाइप्स का फॉर्मेशन यानी इनको मोटो दिया गया, इसको प्रोवाइड किया गया, इस तरह के नाम को प्रोवाइड किया गया। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है। तो दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरी जो होता है, प्राइमरी डस्ट आ गया, प्राइमरी एक्सिलरी सिंपल में क्या होता है? फुल वर्ब टू बी, डू, हैव। इट मीन्स कि इसको हम लोग फुल वर्ब और डेफिनेट टर्म में इजीली ऐसा वैसा फॉर्मेशन करके लिखा हूं दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत रिसर्च करने के बाद दोस्तों इस तरह के कुछ टाइप्स को मैंने ढूंढ पाया, इस तरह बना सका। हेल्पिंग फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इन सब का करेक्शन मैं दोस्तों ऐसा बताऊंगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। टू बी, इज, एम, आर।
तो दोस्तों सिंपली हम लोगों ने किस तरह जो हम लोगों ने वर्ब पार्ट 1 में जैसे हम लोगों ने इस तरह चार्ट बनाया था, सिंपली उसी तरह का ये चार्ट है। बट आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ इस तरह का चार्ट को डिजाइन किया है, आपके लिए इस तरह के चार्ट्स को डिजाइन किया है। सिंपल हम लोगों ने बोला था ना एक्सिलरी वर्ब आएंगे और मॉडल वर्ब्स भी आएंगे। बट दोस्तों वहां पर ही बात ये थी कि आपको बस जनरली डिस्कशन कराना था हेल्पिंग वर्ब के बारे में, इसलिए मैंने पूरा जड़ से नहीं बता पाया। और इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा जड़ से समझा है, वो भी पूरे अच्छे से, एक्सिलरीज के टाइप्स को भी समझे है अच्छे से। बस दोस्तों इसमें वर्क इतना है कि हम लोगों ने पूरा एक्सिलरी आज पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आज प्राइमरी एक्सिलरी का क्लास चलेगा, वो भी एकदम डेफिनेट टर्म में दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी का मेन रोल क्या होता है और मेन यूजेस क्या होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी एग्जैक्टली में होता क्या है। बस दोस्तों यहाँ पे तो मैंने पूरा मतलब डिजाइन कर दिया आपके लिए, यहाँ पूरा डिजाइन हो गया है आपके लिए। मतलब बस इतना ही 4 लाइन में आपको पूरा मतलब कंफर्म हो गया होगा प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है। एक बार हम लोग सीख भी लेते हैं दोस्तों। फुल वर्ब बनाने के लिए, मतलब पूरा एक सेंटेंस के लिए फुल वर्ब बनाने के लिए इसमें वर्ब टू बी मतलब वर्ब टू होने, डू हैव, यही 3 होते हैं। मेन वर्ब तो यही 3 होते हैं। वो कैसे देखें, हेल्पिंग वर्ब में टू आ गया, ठीक, यहाँ पे डू आ गया, ठीक, यहाँ पे हैव आ गया। देखो बी डू हैव मेन ये होते हैं, बट इनके काइंड्स पे आएंगे तो ये सब बस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक बार और समझते, समरी करते हैं। ये जो फुल वर्ब है, फुल वर्ब का मतलब है इन मतलब जो सेंटेंस हम लिखेंगे, चाहे लिखते हैं सिंपली हम लोगों ने लिखा ये सेंटेंस, निशा इज गोइंग टू अ मार्केट। यहाँ पे जो इज है, यहाँ पे होने को बता रहा है ना, होने को। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, निशा कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, बट उस काम को जो काम हो रहा है वो तो ये बताता है, वो बताता है, लेकिन वो जब हो रहा है वो भी बताता है। बट दोस्तों फर्क इतना कि वहां पे वर्ब नहीं बताता, वहां पे वर्ब का टाइप बताता है। जी हाँ दोस्तों, वहां पे जो वर्ब का टाइप है वो बताता है। जैसे कि यहाँ पे इज है तो इज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताया ना, ये तो मेन वर्ब है, इसको तो साइड में रखो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताया ना, इसलिए उसके टाइप बताते हैं। यहाँ पे कौन सा क्या काम हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, ये सब बस वर्ब बताते हैं। टेंस का अलग रोल है, ठीक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, यहाँ पे बी डू हैव, तो यहाँ पे बी के लिए जो है इज एम आर, ठीक, वॉज वर, और डू के लिए यूज होता है डज डिड, और ये हैव के लिए हैज हैड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना जो कॉन्सेप्ट बता था, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत क्या, लगभग 50% क्लियर हो गया होगा, वो भी अच्छे से। अब चलो थोड़ा डिफरेंट टर्म में सीख लेते हैं वर्ब को। अब दोस्तों हम लोग इसको डेफिनेट टर्म में सीखते हैं, यानी प्राइमरी एक्सिलरी को हम लोग डेफिनेट टर्म में सीखते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सिंपली हम लोगों ने जैसे जो वो बनाए थे, क्या बोलते थे, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जो बनाए थे फुल वर्ब टू बी डू हैव वाला जो एग्जांपल नहीं कॉन्सेप्ट आपको दिया था, वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेगा। देखो वर्ब टू बी डू हैव को प्राइमरी एक्सिलरी कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखो बी डू हैव को प्राइमरी एक्सिलरी कहते हैं। इनका यूज फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में होता है। फुल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों में इनका यूज होता है, यानी प्राइमरी एक्सिलरी का फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में, बोथ ऑफ इट दोनों में इसका यूज होता है। गांठ बांध लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए।
प्राइमरी एक्सिलरी का यूज फुल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों में होता है। तुरंत नोट कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों मेन बात तो अब आती है, मेरा आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इन्हें प्राइमरी एक्सिलरी क्यों कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो, इन्हें प्राइमरी एक्सिलरी क्यों कहा जाता है? जवाब सुनो, लिखा भी हो। इन्हें प्राइमरी एक्सिलरी क्यों कहा जाता है? जवाब सुनो, इनसे इनसे बोले तो प्राइमरी से, प्राइमरी एक्सिलरी से बहुत सारे ग्रामेटिकल, प्राइमरी एक्सिलरी से बहुत सारे ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्शन बनाने में सहायता मिलती है। वो सहायता कौन करता है? प्राइमरी एक्सिलरी करता है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बनाने में सहायता हमें मिलती है, वो भी किससे? प्राइमरी एक्सिलरी से। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? अरे समझ में आया तो प्लीज जाओ और एक लाइक दबा दो, ठीक। बनाने में सहायता मिलती है, पर कैसे? मतलब जैसे एग्जाम्पल्स में दो सर, कौन से कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में बनाने में। अरे रुको देखता हूँ। पहला देखो, पहला आता है क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन बनाने में हमारी मेन भूमिका निभाती है कौन? प्राइमरी एक्सिलरी मेन भूमिका निभाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए ऐसे बना, इज यू लर्न दिस टॉपिक, सॉरी इज यू लिखना, डिड यू लर्न दिस टॉपिक, डिड यू लर्न दिस टॉपिक, डिड यू लर्न दिस टॉपिक। ये तो रहा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज योर नेम। इसमें देखो मेन भूमिका निभाए ना, देखो फुल वर्ब्स, फुल वर्ब और मेन और हेल्पिंग वर्ब। कैसे देखो, और कहा गया डिड। ये देखो डू के लिए जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था, देख लेना पॉज करके। डू के लिए हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था वो देखो, डू में आता है ना हेल्पिंग वर्ब में, डिड, डू डज डिड, ये था ना। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, बी में था इज, मिला ना। देखो इस तरह ढूंढते हैं। क्वेश्चन में मिल गया। मेन भूमिका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं बस इस पे रोल बस प्राइमरी का होता, ये मैं नहीं कर रहा हूं ना बाबा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कर रहा हूं मेन भूमिका वर्ब्स को बनाने के लिए। मेन मतलब बड़ा, सबसे बड़ा काम प्राइमरी करता है। कैसे? यू लर्न दिस टॉपिक, बना क्या नहीं बना। अब यहाँ डिड यू लर्न दिस टॉपिक, क्या तुम इस टॉपिक को जानते हो? अब देखो बन गया। अब ये लिखते यू लर्न दिस टॉपिक, आंसर बन गया। क्वेश्चन क्या बना? तुम ये इस टॉपिक को जानते हो, ये बना ना। अब वहीं पे डिड लगाओगे तो यही होगा ना कि तुम क्या इस टॉपिक को जानते हो। अब क्या है, ठीक। यहाँ देखो व्हाट योर नेम, कैसे अच्छा लग रहा है? बैठ रहा है कहीं पे? नहीं बैठ रहा है, नहीं ना बैठ रहा है। अब यहीं पे इज लगा दो। व्हाट इज योर नेम, लग गया ना। समझ में आया तो एक लाइक प्लीज कर दो दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर तमाम दोस्तों में सजेस्ट जरूर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी सब इसी तरह के प्राइमरी एक्सिलरी को अच्छे से समझ सके। क्वेश्चन पे तो बन गया। अब आता है टेंस पे। टेंस पे भी इसका मेन रोल होता है, टेंस पे भी बनता है। जैसे हिंदी में एग्जांपल देते हैं हम, क्या वो काम होना था, बी आया ना, होना। वहां पर टेंस
का भी मेन रोल, मतलब बड़ा तो नहीं बोल सकते, मेन मतलब ये प्राइमरी करता है, मेन रोल। फिर पोजेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में भी प्राइमरी एक्सिलरी का भी यूज होता है। और दोस्तों सबसे आश्चर्यचकित बात तो ये है, सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है, इसका भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलाव होता है, एक्सचेंजमेंट होता है, चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, देखो इनके रूप भी सब्जेक्ट के नंबर, इनके रूप भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, नंबर और पर्सन के अनुसार ये भी बदलते रहते, कन्वर्ट होते रहते, जैसे हमारे प्रोनाउन चेंज होते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों इसका यूजेस भी देख लेते हैं अच्छे से। अभी तक ना हमें बस ये पता चला कि इसका नाम क्यों दिया गया था, हमने अभी इसका यूज नहीं सीखा है ना, हमने अभी इसका यूज नहीं सीखा, कहाँ कहाँ किस तरह यूज होता है, ये तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है, नहीं सीखा है। हम लोग पहले इसको, इसके यूजेस को सीखते हैं। चलिए यूजेस को भी सीखते हैं। यूजेस ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी तो हमने सीख लिया है दोस्तों। अब हमारा बी को सीखना है, यूजेस ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी सीखना है। उसमें पहले हम लोग बी को सीखते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी को ही हम लोग सीख रहे हैं, बस उसका पार्ट है बी, डू, हैव। तो पहले हम लोग बी का सीखते हैं, वर्ब टू बी। ठीक, वर्ब टू बी के मुख्य रूप हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। वर्ब टू बी यानी बी के मुख्य रूप है इज, एम, आर और वॉज, वर। ये पांच ये वॉज, वर पूरे मुख्य रूप हैं, वर्ब के मुख्य रूप है, मुख्य रूप। ठीक, और बी का भी बता रहा हूं दोस्तों, बी का। ठीक, अब बताए इज, एम, इज, वॉज। ठीक, ये तीनों एम, इज, वॉज जो है, ये तीनों सिंगुलर रूप होते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ये सब सिंगुलर वर्ब है। कौन से वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। मुझे एक दूसरे कलर की पेन की, यानी रेड कलर। ये जो सिंगुलर वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। ठीक, एम, पहले शुरू से, वर्ब टू बी के जो मुख्य रूप हैं वो है एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक, ये तीनों मुख्य रूप हैं। और आते हैं, अब चलिए इसके थोड़ा मतलब अच्छे से यूजेस समझ लेते हैं। एम, इज, वॉज, ये तीनों हैं, एम, इज, वॉज। ये तीनों सिंगुलर रूप यानी सिंगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। ठीक, और आर और वर ये प्लूरल वर्ब्स हैं, ठीक, प्लूरल वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब्स? प्लूरल वर्ब्स। एम, इज, थर्ड वाला, एम, इज, वॉज, वर, आर, बी। ये तो बी यानी सेम है, ये सब बी के काइंड्स हैं, ये समझो। इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज प्रिंसिपल वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स दोनों में होता है। वही बात है दोस्तों, यहाँ पे फुल वर्ब बोलो और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोलो, वही सेम है, बस इसको रिपीट कर रहा है बार बार। बस इसको मैं आपको अच्छे से समझ आने के लिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट केवल इसी पे है, लॉजिकल है, सारा कॉन्सेप्ट लॉजिकल है,
सारा ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, मैनुअल नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। देखो प्रिंसिपल वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब्स को हम लोग फुल वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, और एक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये तो पता होगा। दोनों में यूज होता है, इस एमआर का दोनों में यूज होता है। हाँ होता है दोस्तों, दोनों में यूज होता है। ठीक, आप यूज समझते हैं। एम इज आर, इज एम आर वॉज वर्ब का यूज यहाँ पे देखो। किसी के भी हाइट बताने के लिए, किसी की हाइट बताने के लिए, वेट बताने के लिए और साइज बताने के लिए हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम 60 मीटर, अरे आई एम 160 मीटर, 1.60 मीटर, यानी इसकी हाइट हो गई 1.60 मीटर हाइट हो गई। वो ना आई एम का यूज हुआ, देखो लिखते हैं आई एम 1.60 मीटर। हुआ ना आई एम 60 मीटर्स, आई एम 60 मीटर्स। तो यहाँ पे एम का यूज हुआ, ये किसी का हाइट है ना, आई एम यानी ये किसी का हाइट बता रहा है। आखिर मीटर हाइट के लिए यूज होता है ना, तो ये किसी का हाइट बता रहा है। और ये जो एम है ये हमारा वर्ब है, सिंपल, ये हमारा वर्ब है। हाइट पता हो गया। अब वेट कैसे बताते हैं? आई एम 70 किलोज। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आदमी है, बुजुर्ग आदमी, वो अपना वेट बता रहे हैं, वेट है उसका आई एम 60 किलो। कितनी? 60 किलोज। तो यहाँ पे एम का यूज हुआ, यहाँ भी एम का यूज हो रहा है। इट मीन्स कि हाइट और वेट में तो हमको कंफर्म हो गया कि एम का यूज होगा। अब साइज में देखते हैं, आई एम वेरी लॉन्ग। देखो आई एम वेरी टॉल, टॉल लिखते हैं। ये तो किसी का साइज बता रहा है, साइज बता रहा है ना? नहीं सर, ये साइज नहीं, किसी का वेट बता रहा है। वेट बता रहा है? कैसा मजाक है यार, ये किसी का वेट कैसे बताएगा? कोई कितना बड़ा है ये किसी का वेट बताएगा? तो वो लंबा है या फिर छोटा है, पतला है, दुबला पतला है, ये क्या तुम्हारी वेट बताएगी कि हाइट बताएगा? ये कंफर्म कर लो। वो लंबा है, ये हाइट बताएगा? लगभग लगभग ऑलमोस्ट। यहाँ पे साइज का मेन रोल होता है, किसी का ये साइज है। हाइट और साइज का दोनों रोल एक ही होता है, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि साइज में हम लोग टॉल लॉन्ग पढ़ाते हैं और हाइट में डायरेक्ट 1.60 मीटर का, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। अब डेट का यूज कैसे हो रहा है? अब डेट का यूज कैसे हो रहा है? डेट का यूज कैसे हो रहा है? देखो इट इज 26 अगस्त। इट इज अगस्त 26। ठीक, इसमें किसी टाइम का यूज हुआ कि नहीं हुआ ना? यहाँ पे देखो ये डेट है और यहाँ पे यूज है। मान लो कुछ देखोगे, मान लो कोई फोटोज होंगे, पर उसको फोटोज को देखोगे तो देखोगे तो पूछेगा ये कब का, बोलोगे इट इज, तब इट इज अगस्त 26, मतलब ये 26 अगस्त का हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? मानते हो बात को ना? वीडियो को लाइक जल्दी से करो, ठीक? और मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। डेट भी हो गया, अब ओरली डेट बताएंगे, ठीक? अब टाइम कैसे? इट इज 60 o'clock।
इट इज 60 o'clock। टाइम भी आ रहा है, इट इज 60 o'clock। टाइम भी आ रहा है, क्या कि इज आ रहा है ना, इज। देखो इसका यूज हो रहा है, अब पता है इज, इज बताने में हम लोग वही मतलब एज के लिए और ये सेम है। एज बताने के लिए जैसे 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 किस तरह बोले, इट इज 100 year old, यही बोलेंगे ना। एज बताने के लिए यही बोलेंगे ना, इट इज 100 year old, इट इज 100 year old। और दोस्तों मैं एक मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्ट बता दूं, लॉजिकल एक सेंटेंस बता दूं, एक लॉजिकल आपको एक फॉर्मूला दे दूं, आप कभी नहीं अटकोगे दोस्तों। ये जो ये एज है कि इसी का टाइम है, इसी का, सॉरी ये मैंने लगा दिया था बोल के, ये इसी को डेफिनेट टर्म में करना है, ठीक। आप इस तरह नहीं बोल सकते आई एम 9 years, नो, गलत है दोस्तों, ये गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। आप पूछोगे सर क्यों? क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे बस ईयर्स बता रहा ना, तुम कितने साल के, मतलब बस साल बता रहा है। आई एम 9 साल, 9 साल, मैं 9 साल, मैं 9 साल बता रहा ना, मैं 9 साल का, बस इतना बता रहा ना, मैं 9 साल का। बट ये नहीं बता रहा क्या 9 साल का, कुछ नहीं बता रहा। अब यहाँ पे लिखोगे ईयर्स ओल्ड, मैं 9 साल का, मतलब मेरा एज 9 साल है, ये बता सकते हो ना। ये है लॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसी में आप सब बहुत अटकते हो। इसलिए मेन भूमिका निभा रही है बी, यानी प्राइमरी एक्सिलरी। यही सब क्लियर करने के लिए प्राइमरी एक्सिलरी को सिखाया जाता है कि आप लोग सीख लो, बट आप लोग मस्ती करने में तुले हो। आई एम 9 years old, समझ में आ गया ना? समझ में आया ना? जरूर नोट जरूर कर लीजिए। शारीरिक और मानसिक, जी हाँ दोस्तों, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग इज़ेमार वॉसवर्ड का यूज करते हैं। शारीरिक जैसे he was happy, ठीक, he was happy। शारीरिक, मानसिक का यूज हो गया, आप बता। she was claim या फिर exist, she was claim या फिर exist का यूज आ रहा है ना, वो उसका, ये भी शारीरिक और मानसिक तनाव, तनाव आ गया, अवस्थाएं को व्यक्त करने के लिए हम लोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं को व्यक्त करने के लिए इज़ेमार वॉसवर्ड का यूज करते हैं, करते ही नहीं, करना पड़ता है। अब आते हैं ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, ठीक, किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना या फिर किसी को सलाह देना, वहां पे भी हम लोग इज़ेमार का यूज करते हैं। किसी को हम लोग ऑर्डर्स देते हैं, सलाह देते हैं, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। कैसे? ऑर्डर, कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट, ऑर्डर दे रहा हूँ ना, शांत रहो, चुप रहो, ऑर्डर दे रहा हूँ ना, मतलब मैं एक तरफ से आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, कीप क्वाइट, स्टैंड हियर, खड़े रहो यहीं पे, ऑर्डर दे रहा हूँ ना, कम टू मी, मेरे पास आओ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अब इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? इंस्ट्रक्शन, सलाह देना, बस ऐसे ही कोई सलाह दे दो किसी को, बस हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। समझ में आया ना? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, ठीक, अब समझ में आ गया। इतना यूज, जी हाँ, इतना यूज, क्या इतना यूज होता है सर? हाँ मतलब हाँ बच्चों, इतना यूज होता है एक्सिलरी वर्ब बी, यानी प्राइमरी एक्सिलरी बी का, इतना सारा यूज होता है।
जी हाँ दोस्तों, इतना सारा यूज होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब टू बी का। अभी बस इतना ही नहीं है, अभी तो एक्सेट्रा पे है बच्चों, एक्सेट्रा लिखा हूं। अभी तो बहुत सारे होंगे पार्ट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अरे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इन सब में प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज होता है। वहां पे बोला था ना टेंस क्वेश्चन और एक्टिवाइज पैसिवाइज, एक्टिवाइज नहीं पैसिवाइज में प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन भूमिका निभाती हैं, मेन भूमिका निभाती। इसी तरह से भी एक्सेट्रा पे है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक मजेदार कॉन्सेप्ट लो, लॉजिकल बात, एक और लॉजिकल लेकर आया हूं, वर्ब प्लस बी। यहाँ पे बी तो समझ लो इजमार वर्ब प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव के यूज से यह बोध होता है कि कोई वर्ब इमीडिएट फ्यूचर में होना तय है। मतलब कि वर्ब तो लगेगा इज अमर वर्ब प्लस अबाउट का यूज करते और प्लस अबाउट और इन्फिनेटिव का जहां यूज आप सब करोगे वहां सिंपली आपको इमीडिएट फ्यूचर का पता चलेगा। किसका? इमीडिएट फ्यूचर का, इमीडिएट फ्यूचर का पता चलेगा। इमीडिएट फ्यूचर में होना तय है, तय है दोस्तों। जैसे तो वर्ब प्लस बी अबाउट और इन्फिनेटिव का यूज करके जो आप सेंटेंस बनाओगे, उस सेंटेंस का जो मतलब जो उसमें बोला जा रहा है वो इमीडिएट फ्यूचर में होना तय है। इमीडिएट यानी निकट भविष्य में होना तय है, तय है, तय है। जैसे आप बोल दो जैसे जैसे मैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी एकदम कंफर्म हो जाएगा। इमीडिएट फ्यूचर के बारे में मैं आपको बता दिया कि मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी एकदम कंफर्म हो जाएगा, आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आ जाएगा। इट मीन्स कि इमीडिएट फ्यूचर में, निकट भविष्य में ये होना तय है। क्या है? तय है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। जल्दी से लिखिए 1 2 3 and 4, last counting that is 5। आ गया। बी का तो यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम लोग डू का भी यूज समझ लेते हैं, वो भी अच्छे से। उम्मीद करता हूं दोस्तों बी का आपको यूज, वर्ब टू बी का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डू का भी यूज देख लेते हैं। अब हमारा है डू का यूज। किसका है? डू का। वर्ब टू डू, वर्ब टू डू मत ये सॉरी ये बस। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी डू। अब डू का यूज हम लोग देखते हैं। डू के मुख्य रूप, डू के मुख्य रूप जो होते हैं वो होते हैं डू, डज, डिड, डन, डूइंग। ये वर्ब के जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईएनजी फॉर्म, ये सब फॉर्म्स हो गए। बस इसको, ये सब फॉर्म्स है, ये सब इस पे ज्यादा गौर करने की बात नहीं है, क्योंकि ये हर सेंटेंस में खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे, क्योंकि ये मेन रोल का भी, मेन वर्ब्स का भी रोल कभी कभी कर देते हैं। ठीक। डू प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर में होता है। डू प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर में है, यानी होता है। भूल गया हूं होता। ठीक। डू का सिंगुलर फॉर्म डज होता है। डू का सिंगुलर फॉर्म डज होता है। डू का पास्ट टेंस डिड होता है। डू का पास्ट टेंस डिड होता है। डू डज डिड का यूज फिर से वही बात, फुल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों में करते हैं। फिर वही बात है, सिंपल्स का इक्वेशन आ रहा है बार बार, ताकि आपको भूले ना, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको भूले ना ये चीज। डू डज डिड का यूज फुल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों में
होता है, बोथ ऑफ इट बोथ सेंटेंस में होता है। अब एक आपको लॉजिकल बात बीच में ही लिख दिया हूं, भूल के बीच में ही लिख दिया, लिखना चाहिए था इधर ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं, बट बीच में ही लिख दिया हूं। लॉजिकल बात क्या है, एक बार सेंटेंस को पढ़ लो। एक ही सेंटेंस में क्या लिखा हूं, एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब, दूसरे कलर के पेन की जरूरत पड़ने वाली है। एक ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब, कौन सा वर्ब, फुल वर्ब। एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो सकता है। कंफ्यूज मत रहना दोस्तों, आप लोग इस लॉजिकल में तो आप जरूर कंफ्यूज होते हो, जरूर कंफ्यूज होते हो। यस दोस्तों, आप लोग इस लॉजिकल में कंफ्यूज तो जरूर होते हो कि क्या एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो सकता है। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो अब सुन लो, हाँ हो सकता है, एक ही सेंटेंस में फुल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हो सकता है। आप पूछोगे सर कैसे, तो ये लो कैसे, हाँ सॉरी, डस्टर, did do, I did not do it, I did not do it, I did not do it, वैसे नहीं कर सकता, I did not do it। देखो एक ही सेंटेंस में दोनों आ गया, एक तो ये फुल वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों आया कि नहीं, आ गया ना, थम्स अप दे दो, आ गया तो, और वीडियो को लाइक कर दो। लॉजिकल समझ में आ जा रहा है, हर टाइप का लॉजिकल छुपा होता है दोस्तों, आप बस उसको समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाते हो, जो समझने की कोशिश भी नहीं आप करते हो ना दोस्तों, ना आप समझने की कोशिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो हर सेंटेंस में लॉजिकल छुपा होता है। उस लॉजिकल को अगर आप समझ लोगे तो ये प्राइमरी एक्सिलरी तो क्या पूरा टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अब डू डज डिड का प्रयोग सीखते हैं। करना, ये करना क्यों लिखा हूं, ये करना क्यों लिखा हूं यार, कुछ भूल है ना शायद, आप सब बता दो प्लीज। डू डज डिड का मतलब होता है तो करना, डू डज डिड का मतलब होता है करना, क्या होता है, करना मतलब होता है, क्या होता है, करना, किसी कार्य को करना, किसी काम को करना, किसी चीज को करना, सिंपल करना कहलाएगा। यानी डू डज डिड का मतलब होता है करना, आप सब सिंपल समझ गए, किसका यूज कर, किसी काम के करने में। निगेटिव सेंटेंस बनाने में डू डज डिड का यूज होता है, लिख लो, निगेटिव सेंटेंस बनाने में डू डज डिड का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है सेंटेंस बनाने में। कंटिन्यूअस फॉर्म में भी होता है, किसी को रिक्वेस्ट करने में भी होता है डू डज डिड का, और इनविटेशन देने में भी होता है, और तो और क्वेश्चन टैग बनाने में भी होता है। अब ये क्वेश्चन टैग कैसे बनता है बताऊं, you take tea, you take tea, you take, oh sorry, दो बार हो गया,
यू टेक टी, और आता है यू डिड नॉट, ना ये नहीं होता, डोंट यू होता है, यू टेक टी, यू डू नॉट। इस तरह से बनता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इस तरह से बनता है। किस तरह बनता है? इस तरह से बनता है क्वेश्चन टैग। टैग बनाने में बहुत मजा आता है, बना के देखना, कभी टेस्ट करना जरूर। क्वेश्चन टैग बनाने में डू का यूज में भूमिका निभाता है। डू किसी एग्रीमेंट को साइन करना, किसी एग्रीमेंट को अंजाम देने में भी डू का यूज होता है। कैसे 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 दिखाता हूँ कैसे होता है डू का एग्रीमेंट साइन करने में। मान लो आपसे कोई सवाल करता है, डू यू साइन। कोई एग्रीमेंट होता है, मान लो किसी फ्लैट को आप बुक करा रहे हो, देख आपको कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो पूछेगा ना डू यू साइन। तो यहाँ पे आया ना डू यू साइन, डू यू साइन, एग्रीमेंट साइन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे डू आया ना, डू आया ना। अब आप आंसर कैसे देते हो? यस आई डू साइन। अगर आपको साइन करना रहता है तो आप बोल देते हो, नहीं तो बोलते हो आई डोंट नीड टू साइन, मतलब आपको एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, बस आप एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो। बस यही होता है डू का यूज और एक्सेट्रा। दोस्तों ये बस मैं जनरल बता रहा हूं, बस जनरल बता, जो आपके लाइफ टाइम में यूज होता है, किसमें लाइफ टाइम में आपको बस यूज होता है, इसलिए मैं बस इस तरह के यूज बताता हूँ। यूज तो बहुत सारे हैं बॉस, बट मैं कितना यूज बताऊंगा, यूज बताते बताते तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, इतने सारे यूज होते हैं। मान लो कैसे पार्ट स्टेज में, किसी को डिसएग्रीमेंटेड में, ठीक, शॉर्ट आंसर बनाने में, सबका यूज होता है। ठीक, अब चलिए, अब हमारा टॉपिक है हैव का। हैज, हैव, हैड का हम लोग सीख ही लेते हैं। हैव की बारी आ चली। अब हम लोग हैव समझते हैं। हैव के मुख्य रूप होते हैं हैज, हैव, हैड, हैविंग। हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सब हैव के मुख्य रूप होते हैं। हैव HAVE प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर होता है। हैव प्रेजेंट टेंस और प्लूरल नंबर होता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस और सभी पर्सन के साथ होता है। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस और सभी पर्सन के साथ होता है। ये चीज मैं लिखना भूल गया दोस्तों, वो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा वो, मतलब बहुत लॉजिकल चीजें हर सब में हम लोग समझते थे, तब डू में भी समझाया और बी में भी समझाया। अब हैज हैव का यूज सीख लेते हैं। मान लो रिलेशनशिप में भी हैज का प्रयोग होता है। रिलेशनशिप में हैज का प्रयोग होता है। रिलेशनशिप में हैज का प्रयोग होता है। इलनेस, बीमारी में भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। यहाँ पे हैड नहीं लिखा हूं, भूल गया हूं, हैड लिख लेते हैं। एक्सपीरियंस, किसी चीज का अनुभव होना, यानी एक्सपीरियंस में भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। किसी चीज को रिसीव करना, उसमें भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। किसी चीज को खाना, उसमें भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। किसी चीज को पीना, उसमें भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। इंजॉय करना, मस्ती करना, एंटरटेन करना, उसमें भी हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। मेन भूमिका कौन निभाता है? हैव निभाता है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू कर रहे रहता है, हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। एक्सेट्रा भी और है, ये बस जनरल है, जनरल। ठीक, अब इसमें एक जनरल बता दूं, मतलब जनरल नॉलेज बता दूं। हैव के साथ गॉट
हैव के साथ गॉट का यूज ब्रिटेन में बहुत ज्यादा होता है। हैव प्लस गॉट का यूज ब्रिटेन में ज्यादा होता है। बोल चाल मतलब लैंग्वेज स्पीकिंग में हैज अ वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसका? हैज अ वर्ड का यूज। हैज हैव हैड प्लस गॉट का यूज खासकर ब्रिटेन में होता है। अब क्या छूटा हुआ था हमारा? होता है ब्रिटेन। अब वो जो लॉजिकल बात थी वो क्या है मैं बता दूं, शेयर आपसे कर दूं। हैज हैड का प्रयोग, हैज हैड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में होता है। ये मैंने तीनों में बोला था प्राइमरी एक्सिलरी का यूज होता है, यानी पूरा प्राइमरी एक्सिलरी का यूज होता है। सिंपल है। तो दोस्तों इसी के साथ होती है वीडियो की एंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्राइमरी एक्सिलरी यानी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स का फर्स्ट पार्ट प्राइमरी एक्सिलरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आयरन मेंटर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।